जय हिंद साथियों, वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइंस के जो 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन को फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें, और इससे पहले जो 3 लेक्चर हुआ है उसको यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर से देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ क्या होगा? डैश होगा। यदि कोई चालक जो कंडक्टर है ओम के नियम का पालन करता है, ये आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो उसके बीच जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम ओम के नियम को एनालिसिस करते हैं कि ओम का नियम होता क्या है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओम के नियम को समझते हैं कि क्या होता है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो किसी कंडक्टर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यही है क्या? ओम का नियम। यहाँ पर ओम का नियम क्या कर रहा है? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर क्या होता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, आई बराबर वी बटा आर। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। अब यहाँ पर ओम के नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला है कि ओम के नियम रेडियो वाल्व, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं, पर लागू नहीं होता है। तो ये सारे डिवाइस ऐसे हैं जिस पर ओम का नियम क्या होता है? लागू नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम कितना होता है? एक इंटरनेशनल ओम जो होता है वो कितना होता है? 1.00049 ओम होता है। तो इसको याद रखना है, ये एक डाटा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना हो जाएगा? 1.00049 ओम। उसके बाद है, यदि कोई चालक ओम के नियम को फॉलो करता है तो वी एंड आई, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ सरल रेखा होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वोल्टेज। यहाँ पर इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी कि सरल रेखा होगा। तो ये था ओम के नियम का एनालिसिस। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ क्या होगा? यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या होगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो जाएगा। करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट से या उस टॉपिक से आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो आप छोड़ो नहीं, आप उसको अटेम्प्ट करो और अच्छे से अपना साइंस में मैक्सिमम मार्क गेन करो। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे जाते हैं? तो ये किस में देखे जाते हैं? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा का क्या होता है कि विखंडन कहीं से भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब कि नियम नहीं है, रूल नहीं है कि कहीं से भी ये अमीबा का विखंडन हो सकता है। और क्या है कि अमीबा का आकार भी अनिश्चित रहता है, मतलब वो अपना आकार बदलते रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। टेक्नीशियन का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे कि विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। किसमें? अमीबा में। और अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या है, इसके बारे में मैंने दूसरे या तीसरे क्लास में आपको डिस्कशन कर दिया। आज मैं फिर से यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपको भी यहाँ पर क्या हो, आपका रिवीजन हो जाए, और जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपसे छूटे नहीं क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हम लोग विद्युत अपघटनी परिसरण के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। यह क्या होता है, यह विधि धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। धातु को जो हम लोग शुद्ध किया जाता है, जब रिफाइनिंग किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है। अब इस विधि में होता क्या है, तो इस विधि में विद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कशन किया था पिछले क्लास में इस टॉपिक को, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अशुद्ध का प्लेट एनोड का तथा शुद्ध धातु का प्लेट किसका बना होता है, कैथोड का बना होता है। ये याद रखना है कि जब विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें क्या होता है, अशुद्ध धातु का प्लेट एनोड का तथा अशुद्ध धातु का प्लेट कैथोड का बनाया जाता है। अब इस सेल में होता क्या है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड अशुद्ध धातु से धातु के आयन घोल में चले जाते हैं, यानी कि एनोड से क्या होता है, अशुद्ध धातु घोल में चले जाते हैं। और दूसरा क्या है, ये आयन कैथोड पर आकर शुद्ध धातु के रूप में जम जाता है। और तीसरा क्या है, अशुद्धियां नीचे गिरकर एनोड मर्ड बना लेती है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तब वहां पर क्या होता है कि अशुद्ध धातु जो होता है वो क्या होता है, एनोड पर, एनोड से अशुद्ध धातु क्या होता है, चले जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और वहां पर धातु शुद्ध होकर के किस पर जमा हो जाता है, कैथोड पे जमा हो जाता है। तो धातु शुद्ध होकर के कैथोड पे जमा हो गया, और जो अशुद्धियां बच गई वो क्या होता है, अशुद्धियां नीचे गिर जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनोड मड किसको कहते हैं, तो अशुद्धियां जो नीचे बैठ जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड मड कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जो कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, जिससे कॉपर तैयार किया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है। तो यहाँ पर मीथेन की संरचना से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आरआरबी जेईई 2024 में पूछा है कि मीथेन का संरचना कैसा होता है। पहले हम लोग मीथेन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले क्या होता है, मीथेन, मीथेन CH4 होता है, इसका रासायनिक सूत्र, और इसका अगर संरचना देखें तो यहाँ पर क्या है, C, और 4 गो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब मीथेन के बारे में जानते हैं कि मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से बनता है। तो क्या कहते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि यहाँ पर मार्स गैस कहते हैं किसको, मीथेन को। तो याद रखना है कि मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों में वनस्पति के सड़ने से बनता है। अब है कि मीथेन की आकृति चतुष्फल की है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मीथेन की आकृति कैसी होती है, तो टेट्राहेड्रल होता है। और आबंधन कोण कितना होता है, ये जो बंधन कोण होता है 109.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मीथेन का जो होता है उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो धान के खेतों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर धान के खेतों को भी आप लोगों को याद रखना है कि धान के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा मीथेन के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा मीथेन का संरचना कह रहा है, 2 हाइड्रोजन परमाणु के दोहरे आबंध से आबंधित कार्बन परमाणु नहीं, एक आबंधन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित कार्बन, ये सही है हमारा। क्या है कि एक आबंधन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है 4 का हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। तो इससे पहले निलंबन क्या होता है मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से हम लोग निलंबन के बारे में समझते हैं। कह रहा है मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, विलयन, कोलाइड, निलंबन। और विलयन क्या होता है कि इसका साइज जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। जैसे ये क्या हो गया, चीनी में पानी का घोल, ये क्या है, विलयन है। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड क्या हो जाता है, यहाँ पर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये कोलाइड का साइज होता है। निलंबन की बात करें तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है निलंबन।
अब क्या है कि मिश्रण से कोलाइड के कणों को, यहाँ पर मिश्रण से कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया का यूज किया जाता है किसको, मिश्रण से कोलाइड को अलग करने के लिए। अब एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा पूछता है कि टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति जो होता है, ब्राउनी मोशन, वो किसमें, कोलाइड विलियन में देखने को मिलता है। किसमें, विलियन और निलंबन में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ कोलाइड विलियन में यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जल में चीनी का घोल, ये क्या है, यहाँ पर जल में चीनी का घोल कौन सा है, विलियन है। जल में दूध की कुछ बूंदे, ये क्या है, कोलाइड है। जल में तेल, ये तो मिश्रण का उदाहरण ही नहीं है, अमिश्रण है, क्योंकि जल और तेल मिश्रित होता नहीं है, तो ये जल तेल क्या करता है, ऊपर तैरते रहता है, तो ये अमिश्रणशील द्रव है। उसके बाद है जल में चाक का चूर्ण, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल में चाक का चूर्ण जो है वो किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जो होता है दाब, तापमान, मृदा, जल, इसमें से कौन सा कारक है जो सरीसृप में लिंग निर्धारण का भूमिका निभाता है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि सरीसृप में लिंग निर्धारण होते कैसे हैं। तो कुछ सरीसृप जैसे क्या है यहाँ पर, कछुआ, ये सब सरीसृप है, मगरमच्छ, कुछ छिपकलियां भी, में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय कारण तापमान, तापमान पर, किस पे, तापमान पर निर्भर करता है। इन जीवों में अंडों के विकास के समय जिस तापमान पर अंडे से बच्चे निकलते हैं वही यह तय करता है कि संतान नर होगा या मादा होगा। जिस टाइम अंडा विकसित होता है, जिस टाइम अंडे का विकास होता है, उस टाइम जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो अंडे से निकलने वाले संतान क्या होंगे, नर होंगे या मादा होंगे। अब टेम्परेचर तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा नर है कौन सा मादा। तो अंडे का तापमान प्राय जब कम तापमान रहता है तो क्या हो जाता है, नर बनता है। जब अंडे का तापमान कम रहता है, मतलब जब अंडे का विकास होता है उस टाइम यदि तापमान कम रहता है तो क्या होता है, प्राय नर बनता है। और यदि अंडे का विकास जब होता है तो उस समय अधिक तापमान रहने पर प्रायः क्या होता है, मादा बनता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर कम तापमान पर प्रायः नर बनते हैं और अधिक तापमान पर प्रायः मादा बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारण कुछ सरीसृपों के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा, यहाँ पर टेम्परेचर मुख्य भूमिका निभाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा यदि कम टेम्परेचर रहेगा तो वो क्या होगा, नर पैदा होगा, और यदि अधिक टेम्परेचर रहेगा तो वो मादा पैदा होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से प्रक्रिया से किस किस चीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले होता है संपर्क प्रक्रिया। संपर्क प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण होता है, किसके द्वारा, संपर्क प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद होता है क्लोर अल्कली प्रक्रिया, इससे किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो हमारा एग्जांपल था वो क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका निर्माण किस प्रक्रिया से, क्लोर अल्कली प्रक्रिया। तीसरा है हेबर प्रक्रिया। हेबर प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। रेस3 का निर्माण किसके द्वारा होता है, हेबर प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद है साल्वे प्रक्रिया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, साल्वे प्रक्रिया के द्वारा। तो ये कुछ प्रोसेस था जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हम लोग देखें क्या होता है, क्लोर अल्कली। देखो यहाँ पर क्लोर अल्कली है तो नहीं, कनस्टर, किल्नर प्रक्रम, लवण और जल का विद्युत अपघटन, संपर्क प्रक्रम, हेबर प्रक्रम। तो संपर्क प्रक्रम तो अभी देख लिए, हेबर भी देख लिए अमोनिया के लिए। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लवण और जल का विद्युत अपघटन। क्यों, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में जो यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, लवण जल का विद्युत अपघटन का ही उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन।
कहाँ यूज किया जाता है, तो इसीलिए। अब कनस्टर केल्नर प्रक्रम प्रक्रम क्या है, इससे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, बट जिसमें मरकरी का यूज किया जाता था, अब लेकिन उतना नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा किसका किया जाता है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया का, जिसमें क्या होता है, लवण जल का विद्युत अपघटन होता है। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कर रहा है कि जब रेडियम से निकले तीव्र अल्फा कण को रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर प्रहार कराया तो निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई। जब यहाँ पर रेडियम से निकलने वाले तीव्र अल्फा कण से सोने के पतले पत्थर पर क्या किया, प्रहार करवाया, तो कौन कौन से यहाँ पर 3 स्टेज जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना किसी विचलन के स्वरपर्णी के आर पार सीधे निकल गए। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला, इसका निष्कर्ष निकला ये कि परमाणु के अंदर बहुत से स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसीलिए अधिकांश क्या हो गया, अल्फा कण सीधे आर पार चले गए। हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर स्वरपर्णी के आर पार हो गए, जो है अपने डायरेक्शन से विचलित हो गए। तो उसका क्या निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने कि परमाणु के मध्य कोई समान आवेश यानी कि धन आवेश। कल ही मैंने आपको बताया था कि अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा कण पर नेगेटिव और गामा कण पर कोई चार्जेस नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्फा कण जो है विचलित हो गया, तो इसका मतलब क्या निकला, इस निष्कर्ष निकला कि कोई मध्य में जो है धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर दिया, जिसकी वजह से धनावेशित कण क्या हो गया, विचलित हो गया। ठीक, अल्फा कण क्या हो गया, विचलित हो गया। अब तीसरा क्या निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट गए, परमाणु के भीतर उपस्थित धनावेशित वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम है। इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर बहुत ही कम लौट गए। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर जो उपस्थित धनावेशित है कण है वो क्या है, बहुत ही अत्यंत ही उसका आयतन क्या है, कम है। तो ये 3 निष्कर्ष रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर निकाले। अब क्या करा है कि इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह भी पता लगाया कि परमाणु का एक केंद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस, जिससे नाभिक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यहाँ पर नाभिक कहते हैं न्यूक्लियस, तथा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ रहता है, नाभिक में स्थित रहता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित रहता है, नाभिक में स्थित रहता है। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित रहता है, नाभिक में स्थित रहता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान घटता है, विशाल वस्तु का वेग घटता है, विशाल वस्तु का वेग घटता है, विशाल वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव से क्या होता है। जैसे आप एक रुई को आप ऊपर से नीचे गिराओ और आप 1 केजी के किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ, तो सबसे पहले कौन सा गिरेगा, 1 केजी का वस्तु जो रहता है वो सबसे पहले गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो विशाल वस्तु का क्या होता है, यहाँ पर वेग बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो धरती पर या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहले नीचे गिरेगा, और जो रुई है, जो हल्की वस्तु है, वो बाद में गिरेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इससे पहले पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। ये आरआरबी जेईई का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार उस चीज को रिवाइज करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल सबसे पहले क्या होता है कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि द्वारा क्या होता है, आसानी से सरगल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, पत्तियां, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। वे क्या होता है,
वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते या बहुत लंबा समय लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, प्लास्टिक, कांच, धातु, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो अभी हम लोगों ने देखा, पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है, वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, वे केवल पौधों के लिए विषाक्त होते हैं। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन है कि यह शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करता है, यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित स्टिमुलेट करता है, यह महिला यौन अंग के विकास को स्टिमुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह सभी यहाँ पर अंगों में विकास को स्टिमुलेट करता है। तो वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, कि शरीर के सभी अंगों को विकास करना, मतलब स्टिमुलेट करना, विकास के को यहाँ पर स्टिमुलेट करना। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि गलत युग्म का चयन कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर, जीवाणु, चतुर्थ पोषण स्तर, स्वपोषी, प्रथम पोषण स्तर, छोटे मांसाहारी, तृतीय पोषण स्तर। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये डिस्कस कर दिया था कि पोषी स्तर जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादक सबसे पहले होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। अब उत्पादक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कौन, उत्पादक, ये स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पौधे, ये क्या है, स्वपोषी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्पादक कहेंगे। उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे गाय, बकरी, हिरन, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे क्या हो गया, सांप, मेढक, बाघ, ये सब क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है, जो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारा प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता। अब हम लोग देखते हैं तृतीय उपभोक्ता, ये क्या होता है, जो प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों को खाते हैं, पर स्वयं दूसरे जंतु, ये याद रखना है कि स्वयं दूसरे जंतु द्वारा नहीं खाए जाते हैं, यानी कि उसको कोई दूसरा जंतु नहीं खा सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गलत को सिलेक्ट करने के लिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पाते हैं, हाँ, क्योंकि पहले पे कौन आता है, उत्पादक आता है, द्वितीय पोषण स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी सही है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर पर आते हैं, तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है वो चतुर्थ पोषण स्तर पे आता है, नहीं, यही हमारा गलत है। तो गलत हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर पर नहीं आते। उसके बाद है स्वपोषी, प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं, हाँ, अभी हम लोगों ने देखा स्वपोषी क्या है, प्रथम पोषी स्तर पे आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर पे आते हैं, हाँ, तृतीय पोषण स्तर पे आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता किसने पोषी स्तर पर, तृतीय पोषी स्तर पर आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कर रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, अभी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2024 में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या सब बनता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर NH4 का हॉल 2 Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, Cr2O3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या बनता है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या बनता है, जल। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो तीन एलिमेंट, मतलब पदार्थ बनते हैं, कौन कौन, क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल। यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या क्या बनेगा यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, क्रोमियम ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद जल। तो किसमें है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और
क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो होता है किस रूप में, यहाँ पर जल के रूप में प्राप्त होता है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पिछले क्लास में भी विद्युत अपघटनी शोधन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। इस क्लास में भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्या किया था, विद्युत यहाँ पर अपघटनी शोधन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। एक बार अगेन मैं आपको ये डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, विद्युत अपघटनी शोधन जिसको हम लोग कहते हैं, यह विधि धातु को शुद्ध करने की क्या है, सबसे अच्छी विधि है। धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में विद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें अशुद्ध धातु का प्लेट किसका बना होता है, एनोड का, और शुद्ध धातु का प्लेट किसका बना होता है, कैथोड का। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो क्या कर रहा है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो क्या होगा, एनोड अशुद्ध धातु से धातु के आयन घोल में चले जाते हैं। यानी कि एनोड से क्या होता है, अशुद्ध धातु हम लोग क्या करते हैं, घोल में देते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक घोल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को देते हैं। उसके बाद ये आयन कैथोड पर आकर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध धातु के रूप में कहाँ जमा हो जाता है, कैथोड पर। उसके बाद जो नीचे अशुद्धियां बढ़ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनोड मड किसको कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो नीचे अशुद्धियां बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, एनोड मड। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत अपघटन शोधन प्रक्रिया में कैथोड, कैथोड किससे बना होता है। तो कैथोड यहाँ पर किससे बना होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि कैथोड किससे बना होता है, शुद्ध धातु से। कैथोड किससे बना होता है, यहाँ पर शुद्ध धातु से कैथोड बना होता है। और एनोड पर क्या होता है, अशुद्धियां, मतलब अशुद्ध धातु जो होता है एनोड से बनता है, और कैथोड पर क्या होता है, शुद्ध धातु जमा हो जाता है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर इसका एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर क्या होता है, एनोड जो होता है अशुद्ध के लिए, और कैथोड पर क्या होता है, शुद्ध धातु जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जो आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी 2024 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द्रव्यों, द्रव्य का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पदार्थ, पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल का तात्पर्य अलग अलग द्रव्यों में यहाँ पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सामर्थ्य, अलग अलग पदार्थ में क्या होता है, अलग अलग होता है, ये भी सही है। द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। द्रव के कण, जो पदार्थ के कण रहते हैं उसके बीच क्या करता है, यहाँ पर एक बल कार्य करता है। उसके बाद तीसरा है कि द्रव, जो पदार्थ के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्या कर रहा है फोर्थ, उसको भी देख लेते हैं कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी प्रकार को हो, तो ये गलत है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बीच जो सामर्थ्य होता है, जो उसके अंदर जो बल रहता है वो क्या होता है, वो विभिन्न होता है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों को सिलेक्ट करना था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के ग्लास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो आजकल रिपीट होता है रेलवे में, तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या करता है, स्टेटमेंट को सीधा एग्जांपल जो रहता है उठा करके सीधा यहाँ पर एग्जाम में पूछ देता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन कि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक के, अभी हम लोगों ने देखा कि जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है। तो प्लास्टिक क्या है, यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोहन संतुष्ट नहीं होगा। इस किसकी वजह से, क्योंकि उसको प्लास्टिक के यहाँ पर ग्लास और प्लास्टिक का स्ट्रॉ दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्या करा है, पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर कौन सा सही है, आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो होता है उसको पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। यहाँ भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके घटक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है,
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसके कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक। अब अजैविक घटक क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी निर्जीव आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत सभी निर्जीव आते हैं। इसमें क्या है, भौतिक वातावरण का एग्जाम्पल ले तो जल, वायु, मृदा। पोषण का बात करें तो प्रोटीन, जल, यहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, और जलवायु की बात करें ताप, दाब, आर्द्रता और प्रकाश। तो ये क्या है, अजैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के या पारितंत्र के। दूसरा होता है जैविक घटक, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सभी सजीव अवयव आते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये सब क्या है, जैविक घटक है, जो किसमें आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। ये सब क्या है, सजीव है, जो किसमें आते हैं, जैविक घटक में। अब कह रहा है कि अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देता है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपघटक क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जीवित जीव अजैविक घटक होते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि सजीव क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। यहाँ अजैविक घटक पूछ रहा है, बोल रहा है, तो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैविक घटक होगा। तो ये हमारा गलत है। दूसरा है मिट्टी जैविक घटक होते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि मिट्टी क्या है, अजैविक घटक है, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा है खनिज अजैविक घटक है, तो अभी हम लोगों ने देखा खनिज क्या है, अजैविक घटक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर केवल सी सही है, केवल सी क्या है, सही है, बाद बाकी दोनों क्या है, गलत है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है कि अभिक्रिया इतना को क्या करा के लिए संतुलित समीकरण। यहाँ पर क्या करा कि Al2SO4 का होल 3 प्लस BaCl2 टेंस टू जब बनता है तो क्या बनता है, ACl3 प्लस BaSO4। इसको कह रहा है क्या, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये संतुलित समीकरण आपको पूछता ही है एग्जाम में, जो समीकरण दे देगा और बोलेगा संतुलित करने के लिए दोनों तरफ। और ये बहुत ही आसान है, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संतुलित समीकरण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर कितना है, Al2। तो एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पर इस साइड एक एल्यूमिनियम है, तो इस साइड कितना, 2 एल्यूमिनियम है, तो इस साइड भी कितना होना चाहिए, 2 एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया। उसके बाद है यहाँ पर एस कितना है, यहाँ पर 3 है। अब इधर देखते हैं एस कितना है, यहाँ पर 1 है, तो इधर कितना देना होगा हम लोगों को, यहाँ पर एस कितना है, 3, और इधर कितना है, 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 दे देंगे, तो 3 दे देंगे, तो इधर भी 3s हो गया, इधर भी 3s हो गया। एल्यूमिनियम तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 12 ऑक्सीजन है यहाँ पर, सॉरी एस यहाँ पर कितना है, 3, और इधर भी 3 हो गया। अब एस ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12। अब इधर भी ऑक्सीजन कितना करना है, 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, 4 किया 12, तो ऑक्सीजन भी हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं BaCl2 में। Ba यहाँ पर कितना है, Ba यहाँ पर है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, यहाँ पर 3 Ba करना होगा। तो यहाँ पर 3 Ba हो गया और 3 Ba हो गया। अब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है, 6 है, और इधर कितना है, क्लोरीन 6 है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर Al2SO4 का होल 3, उसके बाद 3 BaCl2, तो ये क्या बन जाएगा, 2AlCl3, उसके बाद 3 BaSO4। तो इसमें कहाँ है ऑप्शन, हम लोग देखते हैं Al2SO4, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तो 2Al2 है, यहाँ पर Al2SO4, 3 BaCl2, यहाँ पर 2AlCl3, 3 BaSO4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट को लेंगे, दोनों साइड उसको बराबर करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को, फिर तीसरे एलिमेंट को। इस प्रक्रिया में आपको क्या होगा कि कभी जब आप तीसरे एलिमेंट को जब इक्वल करोगे तो पहला एलिमेंट फिर से अल्टर हो जाएगा कभी कभी। तो उस चीज को आपको फिर यहाँ पर ध्यान देना है, और दोनों साइड जो है एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि संतुलित समीकरण है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, जिसमें क्या कर रहा है कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या दर्शाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि छड़ चुंबक क्या होता है, यहाँ पर जो एक चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या करती है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकल करके साउथ में यहाँ पर जाती है, और चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ से निकल करके नॉर्थ में जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ से निकल करके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ की तरफ जा रही है, और जो चुंबक के बाहर है, और चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्थ
से यहाँ पर साउथ से निकल करके नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अब क्या करें कि ध्रुव के पास रेखाएं सबसे घनी होती है, इसलिए वहां क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो ध्रुव के पास जो होती है रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ध्रुव के पास जो साउथ ध्रुव है या नॉर्थ ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, क्षेत्र रेखाएं सबसे घनी है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इसीलिए वहां क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अब ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिखाता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यहाँ पर सामर्थ्य को शो करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्या करा है कि दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर के बी आर, उसके बाद क्या है प्लस बेरियम आयोडाइड बी ए आई टू यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया के आई यहाँ पर। उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस बेरियम ब्रोमाइड बी ए बी आर टू ये हो गया यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड। तो ये है समीकरण। ये कह रहा है कि कौन सा समीकरण है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा। अब है नेक्स्ट की संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में होता है जब ए प्लस बी मिलकर के ए बी का निर्माण करता है, ए बी का निर्माण करता है, तो वो क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जैसे ए बी है, यहाँ ए बी और ए बी या ए बी जो भी है वो अलग अलग डिफरेंट यौगिक है। जब ए बी टूटता है तो ए और बी में यहाँ पर निर्माण होता है ए बी का। तो इस टाइप की अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया दो विस्थापन एकल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है जिसमें एक एलिमेंट जैसे ए प्लस बी सी, तो ए बी प्लस सी हो जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर एकल विस्थापन, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कौन सा हो गया यहाँ पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, और ये हो गया आपको यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखने हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। समांगी मिश्रण जो पूरी तरीके से घुल जाता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे जल में घुली चीनी, तो ये क्या है, पूरी तरीके से घुल जाता है, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण। जैसे जल में तेल जब आप देखे होंगे तो जल में जो है तेल घुलता नहीं है, वो क्या करता है, ऊपर की सतह पर तैरते रहता है। तो ये क्या हो गया, जल में तेल जो है ये विसमांगी मिश्रण है, ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है। तो मिश्रण दो तरीके के, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। जो पूरी तरीके से घुल जाता है वो समांगी हो गया, और जो पूरी तरीके से नहीं घुलता है वो विसमांगी हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्या कर रहा है, एक तार का प्रतिरोध यहाँ पर R ओम है। यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को चौथाई कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी, ए क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आर बराबर ये होता है। अब आर डैश हम लोग निकालते हैं। आर डैश क्या होता है, आर डैश हो जाता है यहाँ पर क्या कि रो इंटू एल के जगह पर क्या दे दिया है, इसकी लंबाई 8 गुनी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, 1/4 कर रहा है, तो 1/4 ए हो गया यहाँ पर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। जब ये यहाँ पर 1/4 हो गया तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू यहाँ पर 8, जब 4 ऊपर चले जाएगा तो 8 चौका 32 एल बटा नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो गया आर और ये हो गया आर डैश। यहाँ पर दोनों में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पर रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर 32 आर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल एक सब पूछे जाते हैं, आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि किस टाइप से बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, पेशियां, रक्त, उपास्थि, अस्थि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सिकुड़ता है और शिथिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशियां।
पेशी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट डिस्कशन किया था कि पेशियां मसल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा। मैं फिर एक बार यहाँ पर रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर से। तो यहाँ पर क्या होता है, पेशियां होता है, मसल्स जिसको हम लोग कहते हैं। ये कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। पेशी होता है, एक होता है रेखित मांसपेशियां, एक होता है अरेखित मांसपेशियां, और एक होता है हृदयक मांसपेशियां। अब रेखित मांसपेशियां को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकालीय मांसपेशियां भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो क्या होता है, स्वैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं इसको, या स्वैच्छिक मांसपेशियां होता है जिसपे हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। हमारे शिक्षा अनुसार ये क्या होता है, काम करता है। दूसरा होता है अरेखित मांसपेशियां, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं। और ये क्या होता है, अस्वैच्छिक मांसपेशियां होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, नियंत्रण इस पर हमारा नहीं होता है, तो ये अस्वैच्छिक मांसपेशियां हो गया। तीसरा होता है हृदयक मांसपेशियां, ये केवल हृदय में पाई जाती है। तो ये क्या है, हो गया यहाँ पर हृदयक मांसपेशियां जो रेखित है लेकिन क्या है, अस्वैच्छिक है। यहाँ पर रेखित हृदय जो मांसपेशियां होता है वो रेखित होता है लेकिन वो अस्वैच्छिक होता है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ये था हमारा पेशियां जो मसल्स होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है, जब हम एक बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस के रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा किसके कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। अब यहाँ पर न्यूटन के गति का क्या नियम होता है, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन ने यहाँ पर कितने 3 नियम दिए थे। यहाँ पर पहला नियम क्या था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। यहाँ पर कहते हैं जड़त्व का नियम। ये क्या होता है, ये होता है कि जब कोई वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो तो वह स्थिर या गतिमान ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो कार्य नहीं करे। तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थिर या गतिमान ही रहना चाहता है, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। तो ये था क्या, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा यहाँ पर प्राप्त होता है। जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। दूसरा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये क्या होता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कह रहा है कि यहाँ पर वेग मतलब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है उस पर आरोपित बल के क्या हो जाता है, वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर पूछता है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से जो होता है वो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो हम लोग लिखते हैं ना, F बराबर एम ए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, F बराबर एम ए। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, ये बल के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग ही प्राप्त हुआ है। तो बल के द्वितीय नियम से क्या हो जाता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब है बल का तीसरा नियम। बल का तीसरा नियम क्या कह रहा है, सॉरी न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये है न्यूटन का तीसरा गति का नियम। अब तीसरे न्यूटन गति के नियम के बारे में क्या पूछता है कि इससे क्या प्राप्त होता है। तो इससे बल की प्रकृति का प्राप्त हो, बल की प्रकृति प्राप्त होती है कि बल किस प्रकार की है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक और तीसरे नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। अब बैक टू हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि बस में सफर कर रहे यात्री, तो बस में सफर कर रहा था तो वो रुका हुआ था, और जब अचानक चल पड़ने लगता है तो वो क्या होता है, आगे की ओर जो है वो बढ़ जाता है आगे। तो ये किसके कारण होता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो हमारे शरीर के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्या कर रहा है, मानव क्रियाओं, ह्यूमन एक्टिविटीज का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि ह्यूमन एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है, केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे अपशिष्ट निपटान में सहायक करते हैं और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव क्रियाओं का पर्यावरण प्रभाव पर क्या होता है, उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या है, छोटी आंत में अंकुर जो विली होता है के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा है।
यहाँ पर हम लोग पहले छोटी आंत के कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि छोटी आंत क्या होता है, उसमें उपस्थित विली क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर छोटी आंत क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है और छोटी आंत 3 भाग में होते हैं। तो आहार नाल जो होता है हमारा, जैसे आहार नाल में सबसे पहले होता है मुख, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मुख गुहा, उसके बाद होता है ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, बड़ी आंत हो जाता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर छोटी आंत के बारे में पूछा है, तो छोटी आंत जो होता है क्या होता है, आहार नल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसके 3 टाइप, मतलब यहाँ पर 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया यहाँ पर, डेडुलम, जेजुलम, इलियम। यहाँ पर डेडुलम क्या हो गया, डेडुलम यहाँ पर सबसे छोटा भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं। ये क्या होता है, पाचक ग्रंथियां इसमें पाई जाती है डेडुलम में। अब डेडुलम में यहाँ पर पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है, पाचक रस निकलता है और वो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। दूसरा है जेजुलम, जेजुलम क्या करता है, भोजन को फैलाने का स्थान देता है। जो जेजुलम होता है वो क्या करता है, भोजन को फैलाने का स्थान देता है। तीसरा होता है इलियम, इसी में क्या होता है, विली रहता है। इलियम में ही क्या रहता है, विली रहता है। और विली का क्या कार्य है, यहाँ पर इलियम में यहाँ पर विली पाया जाता है। जो विली का क्या कार्य है, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। क्या करता है, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तो ये था विली का कार्य, जो किसमें पाया जाता है, छोटी आंत के तीसरे भाग में, जिसको हम लोग इलियम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। देखिए छोटी आंत क्या होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। विली का क्या क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये क्या करता है, अवशोषण सतह क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ाता है। अवशोषण सतह क्षेत्र को विली क्या करता है, बढ़ा देता है, जो किसमें पाया जाता है, छोटी आंत के तीसरे भाग इलियम में पाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। विद्युत धारावाही चालक का जो गति होता है उसका उपयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित। दूसरा है विद्युत मोटर। तीसरा है विद्युत हीटर। दूसरा तीसरा है विद्युत मोटर और चौथा है विद्युत पंखा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या करता है, यहाँ पर विद्युत हीटर किस पे काम करता है, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, जिसमें हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाई अमाउंट में यहाँ पर क्या हो जाता है, हीट जनरेट होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत हीटर में करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है उसका उपयोग वहां पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत जनित जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है और इलेक्ट्रिक फैन होता है। तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय धारावाही चालक का उपयोग किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक फैन। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि किस नियम पे काम करते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर इसका सबसे अच्छा तरह से वर्णन करता है कि क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड KBr जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप से विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग। आरआरबी जेई का यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन हो गया, उसके बाद सहसंयोजी बंधन हो गया, उपसहसंयोजी बंधन, हाइड्रोजन बंधन हो गया। तो ये केमिकल बॉन्डिंग होता है। उसको हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ कौन सा टाइप यूज किया जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये क्या होता है कि किसी अणु में परमाणु जिस बंधन द्वारा बांधा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन कहते हैं। अब जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है आयनिक बंधन, जो होता है आयनिक बंधन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंधन भी कहा जाता है आयनिक बंधन को। अब ये आयनिक बंधन जो होता है किसके किसके बीच बनता है, ये धातु और अधातु के बीच जो होता है आयनिक बंधन बनता है। इसमें क्या होता है, ये आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आयनिक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन एक जो होता है वो क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं कौन, ये आयनिक बंधन से बंधा हुआ यौगिक जो होता है वो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन द्रवित अवस्था में क्या हो जाता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जल में विलय होते हैं कौन, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, वो क्या होता है जल में विलय हो जाता है। लेकिन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक का मतलब क्या हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है कार्बनिक विलायक है, जिसमें क्या हो जाता है ये आयनिक यौगिक अविलय होता है, यानी कि उसमें विलय नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा क्या आयनिक बंधन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन। इसमें आप लोगों को याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा यहाँ पर बंधन बनता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ पर NaCl हो गया, CaO हो गया, MgBr2, Na2S, तो ये सब क्या है आयनिक यौगिक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है नेक्स्ट सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन क्या हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर होता है। पिछले क्या था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जो किसमें किसमें बनता है अधातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है उस वो कौन सा होता है सहसंयोजी बंधन होता है यहाँ पर। तो ये किसमें होता है कि ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा द्रवित अवस्था में कुचालक हो जाता है। ये जस्ट उल्टा है आयनिक यौगिक का, जो क्या होता है यहाँ पर ठोस अवस्था में विद्युत के चालक हो जाते हैं तथा द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। और जल में क्या हो जाता है अविलय हो जाता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होता है जैसे बेंजीन अल्कोहल में क्या हो जाता है विलय हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ क्या हो गया HCl, H2S, Cl2, N2, ये सब क्या है सहसंयोजी बंधन से बंधा हुआ यहाँ पर है। तीसरा है हमारा यहाँ पर उप सहसंयोजी बंधन। ये क्या होता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर साझेदारी होता है इलेक्ट्रॉन का, कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा क्या होता है प्रदान किए जाते हैं। तो एक ही परमाणु द्वारा यदि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए तो वो क्या हो जाता है उप सहसंयोजी बंधन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर NH3 BF3 NH4 Cl, ये किसका एग्जाम्पल है उप सहसंयोजी बंधन का। चौथा है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन। अब हाइड्रोजन बंधन क्या होता है, यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ जब फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच बंधन बंधता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। अन्य परमाणु के साथ यहाँ पर नहीं बनता है। याद रखना है कि हाइड्रोजन बंधन किसमें किसमें होगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन का, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, और किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन का बंधन बनने से हाइड्रोजन बंधन वहां पर नहीं होगा। सिर्फ यही तीन एलिमेंट है जो कौन फ्लोरीन, नाइट्रोजन, यहाँ एग्जाम्पल के लिए HF दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है और H2O दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा बंधन बंधा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन बंधा हुआ है। तो ये H2O का एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखने हैं कि H2O में कौन सा बंधन बंधा हुआ है, यहाँ पर कौन सा बंधन का यूज किया गया है, तो हाइड्रोजन बंधन का। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है कि क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में करते हैं। तो ये किसके कारण हो जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयनिक बंधन के कारण हो जाता है। किसके कारण, आयनिक बंधन ठोस के बीआर में आयन संचालन को रोक देता है, लेकिन द्रवित अवस्था में क्या हो जाता है वो विद्युत का चालन करने लगता है। ये किसके कारण, आयनिक बंधन के कारण। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। यहाँ पर वृक्क मतलब किडनी को मूत्राशय से कौन सा जोड़ता है, टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है मूत्रवाहिनी, दूसरा है पेनिस, तीसरा है यहाँ पर श्रोणी पेल्विस, जिसको, और चौथा है हमारा यहाँ पर कौन, यहाँ पर मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर किडनी क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले देखते हैं। तो किडनी सबसे पहले जो यहाँ पर उत्सर्जन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है किडनी, किडनी के बाद क्या हो जाता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद क्या हो जाता है मूत्राशय, मूत्राशय के बाद क्या हो जाता है मूत्रनली। तो यहाँ पर ये 2, 2, 1 जो लिखा हुआ है ये इसकी नंबर्स है। जैसे किडनी हमारे शरीर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, मूत्रवाहिनी कितने होते हैं, 2 होते हैं, मूत्राशय कितने, 1 होते हैं, और मूत्रनली कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो गया किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, उसके बाद मूत्रनली। अब क्या है कि मानव किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव किडनी का मुख्य कार्य ये है कि रक्त से यूरिया को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना। ये हमारे शरीर में जो किडनी है उसका मुख्य कार्य क्या है कि रक्त से यूरिया को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना। अब क्या है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेफ्रॉन को किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन को जो क्या कहते हैं हम लोग, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, किसका, किडनी का। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब यहाँ पर बैक क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो यहाँ पर मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करता है? यहाँ पर वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का कार्य करता है। सबसे पहले वृक्क होता है जिसको किडनी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मूत्रनली हो जाता है उसके बाद। ठीक, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का काम करता है मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों को दर्शाता है? आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल होता क्या है, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है थॉमसन का परमाणु मॉडल? यहाँ पर थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है कि यह परमाणु के संरचना को बताता है जिसके अनुसार एक धनावेशित गोलाकार कण है, जिसके द्वारा क्या है, जिसके अनुसार एक परमाणु एक धनावेशित गोलाकार कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? यह परमाणु के संरचना को, स्ट्रक्चर को बताता है जिसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोलाकार कण है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित गोलाकार कण में धसे हुए रहते हैं। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को जो तरबूजे की तरह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लम पुडिंग मॉडल तरबूजे की तरह कहा जाता है, जिसमें धनावेश तरबूजे के लाल भाग की तरह बिखरा रहता है और इलेक्ट्रॉन तरबूजे के बीज की भांति क्या होता है, लाल भाग में धसे रहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लम पुडिंग मॉडल। जो तरबूज की तरह होता है, जो तरबूज का लाल भाग होता है उसको हम लोग धनावेश कहते हैं, और जो उसमें बीज धसा हुआ रहता है तरबूज के अंदर उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ये। दूसरा है यहाँ पर क्या कि प्रोटॉन को अलग करने के रूप में नहीं दिखाया गया। यहाँ पर प्रोटॉन को अलग कण के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि पूरा परमाणु धनावेशित माना गया था। इसलिए थॉमसन के मॉडल में केवल इलेक्ट्रॉन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था उसमें क्या था कि प्रोटॉन को अलग से नहीं दिखाया गया था, बस सिंपल बोल दिया गया कि ये क्या है, पूरा परमाणु जो होता है वो धनावेशित कण होता है। यहाँ पर जो क्या किसके तरह होता है, तरबूज की तरह होता है, जिसमें पूरा परमाणु धनावेशित होता है और उसमें तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, धसा हुआ रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों को दर्शाता है? तो यहाँ कौन दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही थॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ पर दर्शाता है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होता है थॉमसन के परमाणु मॉडल से। बस ये थॉमसन ने बता दिए कि पूरा परमाणु जो होता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित कण होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट देखे। तो ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस में यदि आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो यह सीरीज जो रेलवे क्रैश कोर्स 2026 का, यहाँ पर रेलवे क्रैश कोर्स 2026 का सीरीज चल रहा है, जो यहाँ पर टिल आपके रेलवे एग्जाम तक ये क्लासेस चलेंगी। जो इस क्लास को फॉलो करेगा वो साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएगा। साइंस की जिम्मेदारी अब हम दोनों की है। यहाँ पर आपको भी मेहनत करना होगा और हमें भी यहाँ पर मेहनत करना होगा। हम यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बस इस क्लास को वॉच करना है, कंप्लीटली समझना है और इस क्लास को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसको जब बार बार आप रिवीजन करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, जब कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसको रिवीजन करने के लिए मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमरेड दीपक एकेडमी, वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आप बार बार इस चीज को रिवीजन कर पाए, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो यदि कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, क्लास के बारे में कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।